बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस्लाम चैनल उर्दू पर प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी और मैं हूं आपका मेज़बान रिज़वान अरशद। आप सबको ईद उल फ़ितर जो गुज़र चुकी है वो बहुत मुबारक हो और रमज़ानुल मुबारक गुज़रने के बाद हम एक मरतबा फिर आप लोगों के हर दिल अज़ीज़ डॉक्टर इमरान गोहर साहब के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक गो के हमने मुबारकबाद दी। तो आपको एक मरतबा फिर स्टूडियो में खुशामदीद। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होता है कि हम सेहत के हवाले से इस प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करते हैं और डॉक्टर इमरान गोहर आपके सवालात के जवाब देते हैं। और हमारी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो स्टूडियो का नंबर है वो आ रहा होगा और आप हमें कॉल कर डॉक्टर साहब से किसी भी हवाले से अपनी सेहत के मतलब जो सवाल है वो कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के प्रोग्राम के बाद जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा वो अगले वीक भी होगा। तो हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी चूँकि तकरीबन हम 6 वीक के बाद ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स भी हुई हैं सेहत के हवाले से। हमारे स्टूडियो में चेंजेस आ गए, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये सबसे पहले तो ये डेवलपमेंट है माशाल्लाह। जो है ना वो इस्लाम चैनल उर्दू भी तरक्की तो कर रहा है लेकिन अब ज़रा स्पीडी हो गया माशाल्लाह। तो लोग जो है वैक्सीनेशन की तरफ माशाल्लाह काफ़ी लोग जो है वो गए हैं और अभी जो 30s और की जो एज लाइन है उसको भी उन्होंने कहा है कि बुकिंग करवाएं और चली जाएं। तो मैं सबसे पहले तो यही चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के सामने जो करंट स्टेटिस्टिक्स हैं यूके के वो रखते हैं ये कोविड के हवाले से और फिर इसके साथ साथ हम अपने प्रोग्राम को जो आगे बढ़ाएंगे। जी, थैंक यू। जी हाँ, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमने जब प्रोग्राम किया था और अब कर रहे हैं, सूरत हाल जो है काफ़ी हद तक बेहतर हुई है और आई थिंक जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ चुका है। हमने तो थ्रू आउट लास्ट ईयर जो प्रोग्राम किए हैं बहुत ख़राब हालात में किए हैं, तो उस लिहाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मच बेटर नाउ। और जो सिचुएशन है कोविड की, इन्फेक्शन रेट्स वगैरह और डेथ रेट सिग्निफिकेंटली नीचे आ चुके हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो अपने पूरे ज़ोर शोर से जारी है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो हाई रिस्क थी इज़ ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड और जो यंगर है जो एज ग्रुप है अब उसकी भी बारी आ गई है, दे आर गेटिंग इट डन एज वेल। आई थिंक यूके का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है आई मस्ट से इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन इन द वर्ल्ड राइट नाउ और आई थिंक उसी की वजह से और अल्लाह की शुक्र है ऊपर वाले का कि जिसकी वजह से हम आज थोड़े से बेहतर सूरत हाल में नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब एक नए वेरिएंट की बात हो रही है, इंडियन वेरिएंट की, जो कि आप लोग यकीनन देख रहे होंगे न्यूज़ पे। ये वेरिएंट जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है कुछ इलाक़ों में, तो उसके लिए काफ़ी अलर्ट किया गया है NHS में और हम सबको फिर जो ऑफ गार्ड नहीं होना चाहिए। इवन दो आपको वैक्सीनेशन हो गई है या नहीं हुई है तो मेक श्योर के लोगों से फिर वही अपील होगी कि मास्क पहने और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग रखें ऐसे लोगों से जिनको आप नहीं जानते या जिनके वेयरअबाउट्स का नहीं पता। इसके अलावा वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग कराएं जो एलिजिबल हैं और अपने हाथ को साफ़ रखें और जो भी केयर है उसको छोड़े ना इस वक्त। वी आर नॉट जस्ट ओवर येट, सो प्लीज़ ये ना हो कि ये जो नया वेरिएंट है ये दोबारा से उसी तरह फैले जैसे लास्ट ईयर हुआ था और दोबारा से हमें लॉकडाउन में जाना पड़े। तो प्लीज़ जो सक्सेस हुई है उसको जारी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क को, हाथ की सैनिटाइजेशन को और वैक्सीनेशन जो करवाने के लिए कहा जा रहा है, जिस चीज़ की बारी है वो ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं और हम इस पे हमेशा जोर दे रहे हैं शुरू से ही। हमारे जो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हैं उन्होंने खुद भी लगवाई है और उन्होंने लोगों को इनकरेज भी किया है कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और हम बात करते हैं फिर हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे और बाकी चीज़ें। वैक्सीनेशन के हवाले से अभी देखें कुछ जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो भी ओपन हो गई हैं। आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं, आप थोड़ा सा जो कंट्री के अंदर भी है आप ट्रैवल कर सकते हैं और जून के अंदर तो डेफिनेटली मोर देन 30s के ऊपर जो भी है आप गैदरिंग कर सकते हैं। तो ज़रा मैं समझता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि जो आउटडोर गैदरिंग है या आप खाना खाने जा रहे हैं, चलें घर के अंदर तो आप हैंड सैनिटाइज और इस तरह की क्लीनिंग का ख्याल रखते हैं इंडिविजुअली, लेकिन जब आप बाहर की मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें ये किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, बात वही है कि ये इन्फेक्शन अभी गया तो नहीं है ना, हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो गई है वैक्सीनेशन वगैरह की वजह से। जो एक जो ख़तरा है वो ये है कि एक ये म्यूटेट होता है, ये चेंज होता है वायरस। हम पहले भी कह चुके हैं ये अक्लमंद होता रहता है। तो ज़ाहिर है अगर आप
फ़र्ज़ कीजिए कि एक दफ़ा जब इसको दोबारा से स्पेस मिलेगी इन्फेक्टिव होने की, लोगों के जिस्म में जाने की और घर बनाने की, तो वो ज़ाहिर है एक नए तरीक़े से वापस आ सकता है। तो इसकी वजह से उसका तरीका क्या है, अगर खुदा न खास्ता आप इम्यून भी हैं और अगर आपको फ़र्ज़ कीजिए कि यू कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी वायरस, फ़र्ज़ कीजिए टच करने से, कुछ करने से, लेकिन उसके बाद आपने अपना हाथ धो लिया या साफ़ कर लिया, उसमें आपने अपने जो वायरल साइकिल है उसको रोक दिया। इसके साथ साथ आप जैसे मास्क पहनते हैं, फॉर मास्क आप छींके नहीं, आप खांसे नहीं, तो आपने दूसरों को इन्फेक्ट करने से बचा लिया। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, उनको होता है वायरस लेकिन वो उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते। डॉक्टर साहब, आज के पहले कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक बात करनी थी डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछिए। ठीक है प्लीज। तो मेरी सिस्टर है, उनकी उम्र 83 साल है। जी। तो उनकी किडनियां दोनों खत्म हो गई हैं। जी। तो वो कहते हैं कि डायलिसिस कराएं, ठीक है कराना? 83 ईयर ओल्ड में जी हाँ, मेरे ख्याल में उनके पास कोई इतनी ख़ास और चॉइस है नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक डायलिसिस डेफिनेटली इज़ द राइट वे टू गो। करा सकते हैं? बिल्कुल, अगर वो आप डॉक्टर आपको असेस करेगा, वो ऐसे तो नहीं होता। नहीं, पहले डॉक्टर ने कहा था कि नहीं करा सकते। वही तो कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि इफ़ शी कैन हैव अ डायलिसिस, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। तो मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं उनकी उम्र भी या कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा है। देखिए वो ना पहले एनालाइज करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, असेस करेंगे। वो जो भी डायलिसिस करते हैं वो पेशेंट को असेस करके आपको ओके करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप इसको जाके ज़रूर दिखा लें, यह एक अच्छा ऑप्शन है। देखें, इंसान अगर बोथ किडनीज आर फेल्ड, आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो डायलिसिस के साथ आदमी ज़िंदा रह सकता है, सही से रह सकता है। तो उनकी असेसमेंट करा लें, अगर वो असेसमेंट में पूरा उतरती हैं और हो सकता है अगर डायलिसिस, तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड ऑप्शन। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मेरा आज ये था, मैं जहन में ये बना के आया था कि देखें, जिस तरह अभी आज का जो क्वेश्चन आया है, तो उनकी जो सिस्टर है वो 83 ईयर्स ओल्ड हैं, तो उनकी किडनीज का इश्यू ज़ाहिर है, इंसान को डिजीज़ किसी भी वक्त किसी भी एज में हो सकती है। लेकिन मैं आज ये सोच के आया था कि आपसे इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि जो यंग जनरेशन है, जो कि 18-20 प्लस ज़ाहिर एनर्जेटिक होते हैं, और हर तरह की खुराक वो खाते हैं, एक्सरसाइज पे भी बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं रखते, तो आज हम उनको मुखातब करें और उन लोगों के लिए कुछ इस तरह का हम आइडियाज़ दें। अभी आइडियाज़ तो बाद में देते हैं, पहले हम अपने कॉलर जो है ना उनसे बात कर लेते हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप अपनी टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लीजिए। जी सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वो जी 2 हफ्ते पहले मुझे अचानक, मैं तलावत कुरान शरीफ कर रहा था रमजान में, तो मेरी दाईं आंख में एक बड़ा साफ किस्म का दर्द निकला। तो दर्द वो फैलता हुआ मेरे सर के पिछले हिस्से की तरफ जाता रहा, और मैंने फिर कुरान शरीफ रख दिया। मैंने कभी को कहा मुझे बड़ा शदीद दर्द हुआ है, तो वो इसी तरह करते करते हफ्ता गुजर गया। मैं फिर डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा मुझे बड़ी तकलीफ है। तो उसने मेरा ब्लड टेस्ट लिया डॉक्टर अंग्रेज ने, और फिर भेजा, और शाम 7 बजे उसने फोन किया कि एवरीथिंग क्लियर है। मैंने कहा अगर क्लियर है तो मुझे सर में तकलीफ क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? उसने कहा और तो नेक्स्ट डे आई अरेंज फॉर यू टू गो टू हॉस्पिटल। उसने मुझे हॉस्पिटल नेक्स्ट डे भेज दिया। कहता है मेक श्योर यू आर अर्ली एज पॉसिबल देयर 8 o'clock। मैं 8 o'clock चला गया। बाई 1 o'clock उन्होंने मेरा स्कैन किया, सीटी स्कैन किया, तो मुझे बताया कि तुम्हें जो है तुम्हारी ब्रेन ब्लीडिंग हुई है, ब्रेन ब्लीडिंग, तो इसलिए तुम्हें ये शदीद दर्द है। कहता है तुम्हारी कोई एक साइड स्ट्रांग और दूसरी वीक तो नहीं हुई है, या जो बातें करते हो कि याददाश्त वो कम हुई है, या तुम्हारी डबल विजन हुई है, या चलने में तुम डॉक्टरों से पूछता है वो सर्जन कि डिड यू मेक हिम वॉक टू हियर, वो आनी यस ही डिड, ही वॉक फाइन। तो मुझे बड़ा शदीद दर्द। मैं घर आ गया, फिर उन्होंने फोन किया कि दोबारा हॉस्पिटल आओ। मैं फिर गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया, तो वहां पहुंचा, उन्होंने दोबारा मेरा कुछ दवाई दी जो कि अंदर बड़े ऐसा हीट पैदा करती है, तो वो दी, और फिर दोबारा स्कैन किया, तो फिर उन्होंने बताया, नक्शा मेरे सामने ड्रॉ किया, ये तुम्हारा सर है, यहाँ से वो खून निकला है और इधर गिर गया है। अच्छा, उन्होंने मुझे कुछ दिया, कुछ कहते हैं कि जस्ट टेक द पेन किलर, पैरासेटामोल, न्यूरोपन और कोकोडोमा।
तो वो मैं आज तीसरा हफ्ता खा रहा हूँ और मुझे तकलीफ होती है सर में। तो अब 9 जून को उन्होंने दोबारा CT स्कैन के लिए बुलाया कि वहाँ आउट पेशेंट आना हॉस्पिटल और वहाँ डॉक्टर पैनल तो मैं टॉक करेंगे होता। मगर मैं ये सोच रहा हूँ मुझे तकलीफ होने के बाद भी दिया कुछ रिस्वाई पैन किलर से, तो ये मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ क्या इस चीज का कोई इलाज है, क्योंकि मुझे वो शदीद 3 हफ्ते से तकलीफ है। आपको नाम बताया उन्होंने, ये हेमरेज आपको लगता है हुआ है, कोई नाम बताया लाइक सब आर्कनाइड? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा यू हैव द ब्रेन ब्लीडिंग। हाँ जी, हाँ, हेमरेज जिसको कहते हैं। समझ गया कि ब्रेन हेमरेज ही है। तो ये मगर वो आज भी मुझे तकलीफ है, हर रोज मैं फिर वो दवाई खाता हूँ 4 घंटे के बाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुश्ताक है। ओके मुश्ताक साहब, वेलकम बैक। मुश्ताक साहब, आपको डॉक्टर साहब आंसर करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब एक और कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, फिर आप प्लीज दोनों को जो है इकट्ठा आंसर कर दीजिएगा। जी 2 मोर कॉलर्स हैं हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टेलीविजन की आवाज जो है ना उसको म्यूट कर दीजिए। वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि अभी भी मैंने कैटरेक्ट ऑपरेशन कराया, आई कैटरेक्ट का, तो मैंने कुछ रोजे नहीं रखे और फिर मैंने मौलवी आपसे पूछा तो वो कहते हैं रोजे रख सकते हैं, लेकिन मैंने रखे, लेकिन वो जो दवाई में डालती हैं वो गले में चली जाती है, तो उससे रोजा टूट जाता है या नहीं? मैं इसका जवाब, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मौलाना तो नहीं हूँ, मैं नहीं जवाब दे सकता इसका। आई थिंक यू हैव टू रिंग इन द अदर प्रोग्राम फॉर दैट। इसके बाद एक प्रोग्राम होगा, उसमें आप कॉल करके ये पूछ सकती हैं, ये तो डॉक्टर साहब नहीं इस वाले से बता सके। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद, मैं वोकिंग सरे से बोल रहा हूँ जी। जी शाह साहब। मुझे ना डायबिटिक है, मैं टैबलेट खाता हूँ, एक सुबह खाता हूँ और एक रात को खाता हूँ। है जी ठीक है। अच्छा, मेरा मुंह, मेरा मतलब माउथ जो है ना वो मतलब बिल्कुल ड्राई हो जाता है और मतलब वो जिसको रेशा वगैरह कहते हैं ना वो बहुत इकट्ठा हो जाता है, मतलब अर्ली नमोनी। अब कब से आप डायबिटिक हैं और कब से दवाई ले रहे हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया डॉक्टर साहब। क्या दवाई लेने के बाद से ये मसला शुरू हुआ है? हाँ बिल्कुल, पहले कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, मतलब है ये पहले हुआ है। मतलब अभी 1 साल से मैं टैबलेट खा रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली अभी हुआ, तकरीबन 1 महीने की बात है। अच्छा, 1 महीने से हुआ। इसके लिए आप एंटी एलर्जी नेजल स्प्रे आता है, आप वो यूज कर लें। ये आपको मेरे ख्याल में, मेरा नहीं ख्याल दवाई की वजह से, अगर 1 महीने से सिर्फ हुआ है तो ये अनलाइकली टू बी बिकॉज ऑफ द टैबलेट्स। ठीक है, आप इसको हो सकता स्प्रे लो, ये एंटी एलर्जी स्प्रे आता है और एक एंटी एलर्जी टैबलेट ले लें और देखिए कैसे होता है। एंटी एनर्जी है जी। जी ठीक है, थैंक यू शाह साहब, बहुत you. शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आप अपने टेलीविजन की आवाज प्लीज ऑफ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फिर दोबारा उन्हें मिला, मेरे मियाँ को डिमेंशिया है, उनकी हालत दिन दिन खराब होती जाती है, तो कोई ऐसा क्या करूं कि उनकी ये दिन ब दिन मसलन अब मुझसे भी संभालना भी मुश्किल होता है, तो मैं क्या करूं जो उनकी हालत ये इससे ज्यादा और ना बिगड़े, या क्या करूं? मसलन क्या एज क्या है उनकी? उनकी एज 74 है, अभी 74 अगस्त में होंगे। कब से उनको डिमेंशिया डायग्नोज हुआ है? 2012 में। और आप ही उनकी केयर हैं या उनके साथ कोई और भी रहता है? मैं 1 साल केयर थी, मैं अकेली हूँ, मैं तकरीबन मेरा 5 साल का फर्क है उनकी एज से, 5-6 साल का। तो मैं बेटे जो है बाहर है, मसलन दूर है, तो मैं अकेली हूँ, उनकी देखभाल करती हूँ, तो मेरी सेहत भी कभी कभी ठीक नहीं रहती है। तो 2012 से लेकिन आस्ता आस्ता उनकी वो, एक तो बाहर नहीं निकलते, किसी से बात नहीं करते, वो मसलन अंदर ही रहते, किसी से कोई घर आए भी तो अब तो हालत ये हो गई कि मेरा भाई कल आया तो उससे भी बात नहीं की, जैसे ये जानते ही नहीं। बस मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। आपको डॉक्टर साहब इसको आंसर करते हैं। डॉक्टर साहब एक कॉल और है। जी हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्वेश्चन कीजिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। वालेकुम सलाम। सॉरी आवाज नहीं आ रही। जी बात कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बात कीजिए। मेरे को दर्द लगता थी। आप दोबारा मिला लीजिएगा, हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी
हेलो जी जी डॉक्टर बोले। साहब आपको सुन रहे हैं, आप अपना प्लीज़ क्वेश्चन कर दीजिए डॉक्टर साहब से। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे मैदे में ना तकलीफ है, जी जहाँ खुराक जाती है, मुझे ऐसे पता चलता है कि जैसे कुछ चीज चिपकी हुई है इसमें, और इससे ना कई बार मुझे दर्द भी शुरू हो जाती है। तो दीपक को तो मैंने बताया था, तो उन्होंने मुझे नेप्रोजोल टैबलेट दी है, लेकिन उससे कोई अफाका नहीं पड़ रहा है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 54। 54। कोई टेस्ट हुआ है आपका? टेस्ट के लिए तो अभी डॉक्टर ने भेजा है, अगले महीने में होगा। खाने से पेन ज़्यादा होता है, कम होता है, क्या मसला है? बस खाने से मेरा पेट ब्लोटेड हो जाता है, और उससे पता चलता है कि अंदर ना कोई चीज चिपकी हुई है, और उससे मुझे दर्द हो रहा है। एंड सॉरी, आपसे मैं फिर कितने दिन से आपने कहा ये मसला है? मसला तो तकरीबन 2 साल से हो रहा है, लेकिन कभी। ठीक है, ठीक है। जी I'll ठीक come है। back to you. Thank you. डॉक्टर साहब आपको आंसर करते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे उनका सवाल पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं डॉक्टर नाल गल करनी चाहनी हां। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ। अच्छा, तो मैं माड़ा मिगी स्टमक की प्रॉब्लम है। अच्छा जी। तो मैं क्या एक दफा किता सा, पर सारा कोई दसी ना सकी। मिगी डायबिटीज भी है। अच्छा जी। ब्लड जरा प्रेशर आई माड़ी लो है। अच्छा जी। वजन माड़ा को नहीं, पर मेरी स्टमक की प्रॉब्लम इस तरह है ना, मैं वेट च आया भार आ, पर मैं सीटी स्कैन कराई तो उन्हें डॉक्टर आख्या जी वो इस कराई सोजा वा है। अच्छा पर जी। मिगी उन्हें जड़ियां गोलियां दीतियां, ये गोलियां ही आ ते डिप्रेशन नहीं आईयां, पर भाई मसल जड़े ना रिलैक्स होण ओ गोलियां ही आ। उनका सवाल क्या है? सही मैं है। खानी आ, पर मिगी इतना आराम नहीं। सवाल क्या है? ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਹੈ? आ मैं दे दिया ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? दर्द भी होती है। मैं कई बार जड़ी ना पैरासीटामोल खानी है या कोटामोल खानी है, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? एवं जड़िया अस्पताल वाले डॉक्टर गोलियां दीतियां, मैं 10 मिलीग्राम ही, मेरे को नाम नहीं याद रहा गोलियां ना। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? माड़ी उम्र 69 ना, 69। कैमरा चेक हुआ है इनका? 69। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ? नहीं कैमरा नहीं चेक करवाया, सीटी स्कैन कराई। ਅੱਛਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। हाँ हाँ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ? वो कहते जे सोजा आ भाई अंदर मैदे की। ਅੱਛਾ ਮੇਜੇ ਸੋਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ? ये मसला जी है ना, पहले तो थोड़ा थोड़ा तो कई साल हुआ, पर हूँ ज्यादा है जी है ना, 2-3 महीने हो ज्यादा है। चलो सही है। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपके पास मेरा ख्याल है जी हाँ, सबसे पहले हमारे जो एक पेशेंट थे मुश्ताक साहब जी। मुश्ताक साहब को जो मुझे लगा उनको सब आर्कनाइड हेमरेज का हुआ है, जिस तरह की उनकी हिस्ट्री है, सडन हेडेक, इंटेंस हेडेक, वी कॉल इट सम टाइम द वर्स्ट एवर हेडेक एक्चुअली ऑफ सब आर्कनाइड हेमरेज, यानी कि वो मुख्तलिफ हेडेक होता है। और बिल्कुल सही किया उन्होंने, उनको उसी वक्त हॉस्पिटल चले जाना चाहिए था। सब आर्कनाइड हेमरेज की बहुत सारी वजूहत हैं, और बाज़ दफ़ा कोई चीज़ वजूहत होती भी नहीं है। एक बहुत बड़ी वजूहत होती है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, बाज़ लोगों को बग़ैर किसी वजह के भी अक्सर हो जाता है। ही इज़ लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको ही हैज़ नो सीरियस इश्यूज़, और उनको कोई और कुछ नहीं कर रहे। मसला ये है कि इसकी कोई और दवाई है नहीं, क्योंकि ब्लीड अगर हो गई है तो मेक श्योर आपका ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, और लेट द बॉडी हील इटसेल्फ। और ऑल्सो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका टाइट कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा पेन रिलीफ, पेन इनका आहिस्ते 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 जाएगा। पेन रिलीफ के लिए आप पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन वगैरह ओवर द काउंटर रेगुलर ले सकते हैं। अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो अपने जीपी से बात कीजिए, या फिर जो स्ट्रोक यूनिट में जहाँ भी आपको देखा गया था और वो फॉलोअप अगर करते हैं तो उनसे पूछें। बहुत सारी दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि मेडिकेशन जो है वो आपको दी जा सकती हैं। मेक श्योर करें कि ब्लड प्रेशर, आइस चेक वगैरह रेगुलर कराते रहें, और उसको मेक श्योर करें कि वो अंडर कंट्रोल रहे, और इंशाल्लाह ताला स्लोली ही विल रिकवर फुल्ली। एक हमारी पेशेंट थी जिनका सवाल था कि उनके हस्बैंड को डिमेंशिया है, एंड शी इज़ द सोल केयरर, एंड व्हाट टू डू। बहुत ही अहम और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली अब हम एशियंस में भी ये बात ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं। डिमेंशिया है क्या? डिमेंशिया एक बेसिकली मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है, जिसमें कि ज़्यादातर हम जब थोड़ी उम्र रसीदा हो जाते हैं तो हमारी मेमोरी यानी कि हमारी याददाश्त कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। ग्रेजुअली होते होते वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन सिर्फ ये याददाश्त ही नहीं कम होती, इसमें आपकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होती है, यानी
कि जो शख्स फ़र्ज़ कीजिए एक काम आराम से कर सकता था वो काम नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी या कोई खातून जो है वो ऊन से जो क्या बोलते हैं उसको, जो बुनते हैं चीज़ें, स्वेटर्स वगैरह, उनको आराम से कर सकती थी, लेकिन वो अभी अचानक नहीं कर पा रहे। और इसी तरह की जो दूसरी हैबिट्स हैं, या पज़ल खेलना या लूडो खेलना या इस तरह की चीज़ें कोई आदमी आराम से कर लेता था लेकिन वो अब नहीं कर पा रहा, तो दैट्स ऑल्सो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। सो ये बहुत ही ग्रेजुअल डिजीज़ है। मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि ये बड़ा कॉमन मसला है और हमारे लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एक मकसद हमारे प्रोग्राम का ये भी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। मसला डिमेंशिया का कोई फुल टाइम इलाज नहीं है ये, लेकिन दवाइयाँ कुछ हैं कि जो कि इनिशियल अगर डिमेंशिया में दी जाएं तो वो स्लो डाउन ज़रूर हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। डिमेंशिया में एक 360 अप्रोच की ज़रूरत होती है, यानी कि देखें एक कोई ऐसी दवाई तो है नहीं कि जिससे कि इलाज हो जाए और आहिस्ते आहिस्ते डिटेरिएशन का पता होता है कि हमें होनी है, तो उसके लिए केयरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है या कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो उसका इलाज किया जाए, उसको टाइट कंट्रोल किया जाए और इसके साथ साथ उसकी केयर का इंतज़ाम किया जाए और केयर की प्लानिंग की जाए। मैं ज़ाती तौर पे ये बात जानता हूँ कि केयरर ख़ास कि अगर फैमिली के हों तो इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर देम, और मैं उनकी बिल्कुल तकलीफ़ को समझ सकता हूँ, क्योंकि आपका घर का फ़र्द होता तो वही है लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो आपको समझ नहीं पाता, इवन अपने रिश्ते भी भूल जाते हैं आहिस्ते आहिस्ते। तो मेरे ख्याल में केयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जिन खातून का फ़ोन आया था, आप बर्नआउट हो जाएंगी पूरी तरह से। प्लीज़ अपने जीपी से या अपने सोशल वर्कर से बात करें। आपको ज़रूरत है कि आप ये इट्स नॉट ईजी टू लुक आफ्टर डिमेंशिया पेशेंट अकेले। ज़ाहिर आप भी, आपकी भी एज है, इट्स नॉट ईजी। सो प्लीज़ स्पीक टू योर सोशल सर्विस जो भी है एरिया में, और आप कुछ केयर का इंतज़ाम करें कि कुछ घंटे कोई आए और लुक आफ्टर करे आपके हस्बैंड को, क्योंकि उनको सूनर और लेटर ये ज़रूरत पड़नी है। तो जो सोशल वर्कर है वो आके असेस करती हैं केयर नीड्स एंड दे कैन प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली, बिकॉज हियर मुझे लग रहा है कि जैसे कि आप बर्न आउट हो रही हैं एंड आई थिंक यू नीड सम हेल्प। सो प्लीज़ स्पीक करें, अपने सोशल अपने जीपी से बात कर लें या सोशल वर्कर्स होते हैं काउंसिल के थ्रू, आप उनसे बात करें, वो आके पूरी सिचुएशन को आपको हेल्प, यू नीड जस्ट हेल्प, केयर हेल्प प्लीज़, सो गेट दैट फ्रॉम एनीवेयर। दूसरी हमारी खातून थी, उन्होंने एक्चुअली 2 सवाल जो हैं वो सिमिलर टाइप के थे। मैदे का मसला, यानी कि स्टमक में पेन होना और ब्लोटेड फील करना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम। इस पर हमने वीडियो भी की है, बहुत दफ़ा बात की है। क्लियर प्रोटोकॉल है इसके बारे में कि अगर आप 55 से कम या 50s में से कम हैं तो आप को लाइफस्टाइल चेंज सबसे नंबर 1 करना है, कि खाना कोई ऐसा जो कि ब्लोटेडनेस या इंडाइजेशन कर रहा है, फ़र्ज़ कीजिए चॉकलेट, कॉफ़ी, टी, स्पाइसी फूड, टेक अवेज, ऑल दोस ग्रीसी फूड, ऑल दोस फूड्स जो हैं उनको आप स्टॉप करें, नंबर 1। नंबर 2, 2 या 3 बड़ी खानों से के अलावा आप रेगुलर खाना थोड़ा थोड़ा खाएं, 2-2, 3-3 घंटे बाद मैदे को खाली ना रखें। और इसके अलावा जूसेस और जो भी खट्टी चीज़ें हैं, इस तरह तमाम चीज़ों को अवॉइड करें। इसके अलावा साथ साथ प्रोबायोटिक योगर्ट्स वगैरह वो हेल्पफुल होती हैं, और द काउंटर मेडिकेशन भी हैं। और अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो स्टूल सैंपल, यानी कि पखाने का टेस्ट एक होता है, H. pylori, वो करा लें। अगर उसमें समटाइम इन्फेक्शन होता है जिसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अगर आपने इस तमाम चीज़ें कर ली तो जीपी आपको दवाई दे सकता है, जो कि हमारी कॉलर ने बताया कि ओमेप्राजोल या लेंजोप्राजोल वगैरह होती है, वो कॉमनली वो दी गई है उनको, उससे भी चेक किया जा सकता है। और अगर इन तमाम चीज़ों से कुछ नहीं होता तो कैमरा चेक ज़रूरी है स्टमक में, हम इसको अपर GI एंडोस्कोपी कहते हैं, जिससे कि पता चलता है कि आखिर गड़बड़ हो क्या रही है, और जस्ट टू मेक श्योर कि इट इज़ ओनली गैस्ट्राइटिस या कोई सीरियस मसला तो नहीं है। आई थिंक ये जो 2 सवाल हुए थे ये दोनों रिलेटेड थे, तो मैंने कोशिश की है कि दोनों का जवाब दे दिया जाए। दोनों में हो जाए। ज़ाहिर है उनका भी जो डॉक्टर साहब वो था स्टमक के हवाले से था, और जो दूसरी कॉलर है हमारे वो भी स्टमक के हवाले से था। तो ये हमने वैसे पहले भी जो है काफ़ी मरतबा इस हवाले से गुफ्तगू की है कि एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि पेशेंट जिनको स्टमक में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो और उनको अगर पखाने, एक जस्ट मैसेज दे रहा हूँ मैं, और अगर पखाने में भी कोई मसला है या इस तरह का मसला है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लें, आयरन लेवल ज़रूर करा लें, और जीपी को ज़रूर बताएं अगर वेट लूज़ हो रहा है किसी का।
मैं एक जनरल मैसेज दे रहा हूँ, मैं किसी सही। स्पेसिफिक आदमी की बात नहीं कर रहा, राइट लेकिन अगर किसी को ऐसा मसला राइट डॉक्टर साहब, हम इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी नाज़रीन हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, ब्रेक पर हम जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है अपनी सेहत के हवाले से, या अपने जो गिरदोनवा में आपके लोग हैं, अजीज़ो कारब हैं, फैमिली मेम्बर हैं, तो आप डॉक्टर साहब से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो है आकर अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं, और बराह रास्त स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। आपको जो टेलीफोन नंबर है वो आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह अभी आप हमारे साथ रहें, बिल्कुल एक छोटे से वक्फे के बाद जो है ना हम दोबारा वापस आते हैं। छोटे से वक्फे के बाद मैं आपको प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। हम गुफ्तगू कर रहे थे सेहत के हवाले से, और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर इमरान गौहर साहब हमारे पास मौजूद हैं, वो आपको आपके सेहत के हवाले से किसी भी किस्म का जो क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह उसका आंसर करेंगे। और अभी जो मुख्तलिफ लोगों ने कॉल किया अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी डॉक्टर साहब ने तसल्ली बख्श जवाब दिए हैं। और आपका कोई भी इशू हो सेहत के हवाले से तो आप बिला झिझक जो है हमारे इस चैनल के ज़रिए आप सवाल करके जवाब ले सकते हैं। और अगर आपको सवाल करने में दुश्वारी पेश आ रही हो टेलीविज़न पर, तो आप हमारा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमने वैक्सीन के हवाले से भी गुफ्तगू की, मुख्तलिफ लोगों के जो क्वेश्चन आए उस हवाले से भी बात की। तो वो जो मैंने शुरू में एक बात की थी कि जो यंग जनरेशन है, जो अपनी ज़ाहिर अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगियाँ दे, लेकिन वो जो आगे बढ़ रहे हैं तो एक हेल्थी लाइफस्टाइल कैसे अपना सकते हैं वो यहाँ पर रहते हुए। आप ज़ाहिर इस चीज़ को जहन में रखें कि हम जो एशियन बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनकी जो खुराक होती है या जो खाने पीने का मामला होता है वो तो आज भी अगर कड़ी खाई हो तो वो कहते हैं यार कल भी जो है ना मटन कढ़ाई ही पक जाए तो बेहतर है, तो आला लाला जो है ना वो हो जाए। तो अभी देखें मैं इस तरफ आता हूँ तो कॉल आ जाती है, तो अभी हम अपने जो कॉलर हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे हार्मोन्स के बारे में पूछना है आपसे। जी जी, आपकी एज क्या है, नाम बता देंगी? मेरी एज 29 है। जी 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 जी, सवाल कीजिए। जी सवाल मेरा ये है कि हार्मोन्स की वजह से जो मंथली साइकिल है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि मेडिसिन भी लें तो वो मेडिसिन की वजह से पीरियड्स तो हो जाते हैं, लेकिन जो ही मेडिसिन आप लेना छोड़ देते हैं तो फिर से आपके हार्मोन्स भी अनबैलेंस हो जाते हैं और पीरियड्स भी नहीं होते। तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, पीरियड्स हो नहीं रहे हैं या? जी मुझे 1 मंथ तो होते हैं, फिर 2-3 महीनों के बाद जाके होते हैं। और ये कब से है आपको मसला? ये तो तकरीबन मुझे जो इशू है वो 5-6 सालों से है, बीच में ठीक हो जाता है फिर से हो जाता है। टैबलेट कौन सी आप पिल्स ले रही हैं? जी वो पहले ली थी लेकिन अब नहीं ले रही कुछ भी। तो इसके इन्वेस्टिगेट कराया आपने अगर इतना लंबा मसला है तो? जी जी बिल्कुल, डॉक्टर्स मेरा इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन मेडिसिन से जब मैं लेती हूँ तभी मेरा ये प्रॉब्लम कुछ बेहतर होता है, जब छोड़ दें तो फिर दोबारा ही होना शुरू हो जाता है। उन्होंने डायग्नोसिस क्या बनाया? उन्होंने स्कैन वगैरह किया है आपका, पेल्विक स्कैन वगैरह हुआ? सारे स्कैन वगैरह हुए हैं, सब नॉर्मल है? उन्होंने मुझे यही कहा कि आपके जो टेस्टोस्टेरोन जो आपका हार्मोन है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन आपका हाई हो जाता है? अच्छा ओके, मतलब कोई डायग्नोसिस बनाया, पीसीओ वगैरह कोई चीज? पहले तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपको पीसीओएस है। ओके फाइन, ओके आई ट्राई टू आंसर। जी डॉक्टर साहब आपको इसका आंसर करते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अपने टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिए आप प्लीज़। ओके ऑलराइट। और जी बात कीजिए। जी हेलो डॉक्टर साहब, सलाम। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, सुन रहे हैं आप, बोले। सुन रहे हैं आप, बात कीजिए। हेलो डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, सुन लिया मैंने। इस्लाम जी, मेरा नाम दर्शन पट्टिया। मैंने पहले भी आपको फोन किया था जनवरी में, तो मेरे नाक से ना जो ग्लैंड्स होते हैं उससे रेशा गिरती थी। जी जी। तो डॉक्टर ने मेरे को नेसोरेक्स दिया था। मुझे याद है, बिल्कुल याद है। दिया था ड्रॉप डालने के लिए, बिल्कुल याद है। उन्हें डाले थे। उसके साथ मेरे ना मुंह में जो मेरा मुंह का टेस्ट था वो सोल्टेड जैसा हो गया, जैसे जी 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 आता था। तो मैं आपको पूछा था, आप बोलते कि इसका साइड इफेक्ट बंद कर दो, है ना? लेकिन मैंने बंद कर दिया, अभी कुछ नहीं लेती।
लेकिन स्टिल मेरा मुंह का टेस्ट सेम ही है। रात को जब होता है ना गले में थोड़ी सी रेशा आती है तो उसके पास जो कलर होता है ना उसका डार्क ब्राउन सा होता है। फिर उसके बाद वो निकाल के फिर बाद में जो थोड़ा बहुत फिर आता है उसका लाइट पिंक। सोल्ट जो मेरा मुंह होना नहीं ठीक हो रहा। अब मैं क्या करूं, डॉक्टर के पास जाऊं? बिल्कुल आप चाहिए। अब देखें हालात थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। आपने जब फ़ोन किया था हम पीक थी कोविड की, शायद आपको याद होगा। तो अब हालात बेहतर हो रहे हैं। आप जाके अपने जीपी से बताएं, हो सकता है आपको कैमरा चेक, नाक में ना कैमरा डाल के वो क्विक चेक कर लें, ज़्यादा बेहतर है कि कोई और दूसरा। मेरे को नक में कोई तकलीफ नहीं है, गले में। जी हाँ, लेकिन वो जो रेशा आपके गिरता है ना वो नाक के थ्रू ही गिरता है। तो इसका जो टेस्ट होता है ईएनटी वाले जो है वो आपका टेस्ट करेंगे। अपने डॉक्टर को बताइए, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड मैं कह रहा हूँ, करवा लें और उसके बाद सब चीज़ इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो इसके अलावा आप दूसरी चीज़ें भी दवाइयाँ यूज़ कर सकती हैं। जनवरी में आपको पता है लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो ज़ाहिर है इट वाज़न्ट पॉसिबल फॉर यू टू हैव दोस टेस्ट डन। अभी हालात बेहतर हो रहे हैं तो अपने जीपी को ज़रूर बताइएगा कि ये दवाइयाँ ली हैं और उसको अपने कैमरे का बोलिएगा कि मुझे ईएनटी पे रेफर कर दें ताकि वो अंदर से चेक कर लें सिर्फ। ठीक है, मेरे ख्याल में दैट वुड बी द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप फॉर यू राइट नाउ। ठीक है जी, जी थैंक यू जी। डॉक्टर साहब एक और कॉलर लेते हैं, फिर आप आंसर कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं जनाब। दरअसल मेरा मसला ये है कि मैं अपना, मेरे जो दिमाग में ना जो आवाजें आती हैं काफी। अच्छा जी, मुझे एक्सप्लेन करेंगे किस किस्म की आवाज़ है? वो बस ऐसे ही, जैसे वो क्या मैं बताऊँ आपको, जैसे थोड़े लगते हैं इस तरह करके। नहीं वैसे कंटिन्यूस आवाज आती रहती है, बस वो रात को सोने के बड़ी मुश्किल होती है मुझे। अच्छा, ये आवाज जो आप बोल रहे हैं ये कान में लाइक सीटी की आवाज या कोई आदमी बात कर रहा होता है उसकी आवाज, क्या आवाज? नहीं, ये दिमाग में आती है, मैं कान बंद भी कर लूं फिर भी आती रहती है वो। क्या आवाज का नाम तो बताएं, क्या किस किस्म की आवाज? बस वो जैसे सीटी बजती रहती है, जैसे सीटी बजती रहती है कानों में? मीनिंग कानों में नहीं है, जो दिमाग में ही है। बताइए आपकी एज क्या है सर? 70 है। 70। और आप कोई काम करते हैं? नहीं, मैं अभी रिटायर हूँ। हाँ जी। अच्छा, ये कब से स्टार्ट हुआ है? तकरीबन 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए हैं? हाँ जी। हाँ। तो इसका क्या, इसको चेक नहीं करवाया? मैं डॉक्टर के पास गया तो कुछ अजीब सा नाम बता रहे थे वो। टिनिटस है? हाँ जी ऐसे कुछ ऐसे कहते थे। हाँ जी। हाँ, टिनिटस। तो दवाई कोई नहीं है अभी उसकी दवाई तो खैर कोई नहीं है, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट वगैरह आप यूज कर सकते हैं, फ्लॉक्सिटीन के नाम से। ट्राई किया है? नहीं, मैंने वो तो नहीं ट्राई। वो डॉक्टर ने मुझे अपना वो स्लीपिंग टैबलेट दी थी, वो मैंने तो इस्तेमाल नहीं की। देखिए ये वाकई ये ईएनटी से एक तो पहली बात चेक करवा लें, नंबर 1। नंबर 2, फ्लॉक्सिटीन एक टैबलेट आती है, वो अपने जीपी से बात कर लीजिए। ठीक है जी। हाँ जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब आपके पास कोई क्वेश्चन है? जी हाँ, हमारी एक फीमेल कॉलर थी 29 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने कहा मंथली रेगुलर पीरियड्स हैं उनको और पिल लेती हैं तो ठीक हो जाता है, और उनके डायग्नोसिस आई थिंक पीसीओ की है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी को पीसीओ है तो ये मसला तो रहता है, और उसमें ये बड़ा लॉन्ग टर्म इशू हो जाता है। शी इज़ लकी कि उनके पिल्स खाने से, दवाई खाने से बेहतर हो जाता है मसला। तो मेरे ख्याल में उनके पास कोई और तो ऑप्शन है नहीं अनफॉर्चुनेटली, अगर पीसीओ है उनका डायग्नोज हुआ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आई थिंक इसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन एडिशन मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि अपनी वेट को कंट्रोल में रखें। अगर कोई शख्स क्योंकि वेट भी पुट ऑन कर लेते हैं अक्सर पीसीओ के साथ, और इसके अलावा जो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें। और अगर पिल से मैनेज हो रहा है पीरियड तो देखें आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो यू हैव टू टेक अ पिल एंड बेसिकली कैरी ऑन विद दैट। ठीक है, ऑलराइट। कॉलर है हमारे पास अभी कोई? नहीं। अच्छा, मैं एक जस्ट चीज़, मुझे एक ज़रूरी, जो एक कॉलर थी और ये हमारे एक्चुअली रादर देन, जैसे हम हमेशा बीमारियों की और इसकी तो बात ज़रूर करते हैं लेकिन केयर की बात कम करते हैं, और वो डिमेंशिया का उन्होंने बताया था उनके हस्बैंड को है। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, ख़ास के एशियन कम्युनिटी में। हमारे यहाँ अभी भी डिमेंशिया की जो डायग्नोसिस है वो बनिस्बत दूसरी एथनिसिटीज़ के कम है, और लोग अभी भी इसको समझते हैं कि जैसे कोई बूढ़ा हो गया तो उसकी मेमोरी ख़राब हो गई है, या फिर सिठिया गया है, या इस तरह की जो बातें होती हैं अक्सर हमारे यहाँ है। लेकिन देखें अब तो खैर पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में भी काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हो रही है, लेकिन फिर भी उस दर्जे की अवेयरनेस नहीं है। तो मैं इसके लिए एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा लोगों को कि अगर किसी की याददाश्त या उसके एक मामूलात काम करने की सलाहियत में कमी आ रही है ग्रेजुअली, आहिस्ते आहिस्ते, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। और इसकी बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं, तो वो आपका एक टेस्ट है, डिमेंशिया स्क्रीन हम कहते हैं, ब्लड टेस्ट में,
वो आपको करेगा। और इसके फ़र्ज़ कीजिए कि अगर बाकी उनको मेमोरी क्लिनिक्स हैं हर एरिया में यूके में, तो वहाँ पे आपको रेफ़र करके असेसमेंट हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जितनी जल्दी पता चल जाए तो आदमी ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ों का तदारुक कर लेता है। मैं उसकी एक मिसाल ये दूँ कि अक्सर लोग डिमेंशिया होता है, उनको अंदाज़ा नहीं होता, जब वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है फिर वो डिसाइड करते हैं। अगर आपको पता चल जाए शुरू में कि मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं घर में, अपनी विल, अपनी चीज़ों के बारे में इंतज़ाम, फाइनेंशियल इश्यूज़। और दूसरी चीज़, अगर आपको पता है कि मेरी डिज़ीज़ जो है प्रोग्रेसिव है और आहिस्ते आहिस्ते ख़राब होगी, तो आप कम से कम अपने जो मामूलात हैं घर के या वसीयत के या फाइनेंस के या दूसरी चीज़ों के, वो भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपनी केयर को प्लान कर सकते हैं, हाउ दैट हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक मुझे इसका यकीन करें कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन ये कि पता होने से फ़ायदा ये हो जाता है कि आप चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हैं और उसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं। और बाकी ऊपर वाला उसमें मदद करे आपका, उसकी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। पेशेंट्स ब्रेन एक्सरसाइजेस करते हैं तो उस प्रोसेस को स्लो डाउन भी हो सकता है, रादर देन वेट टिल एवरीथिंग इज़ बेसिकली याददाश्त बिल्कुल उसकी पीक पर पहुंच जाए। बिल्कुल, ताकि मैं देखता हूँ लोगों, अक्सर लोग जो हैं वो इग्नोर करते 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 आप जब शुरू में जो होता है वो इतना बुरा नहीं होता, तो अगर पता चल जाए तो आप कम से कम चीज़ों को प्लान आउट कर लें। तो इसमें डॉक्टर साहब ये बात होगी कि अगर डिमेंशिया के अलावा भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो अनयूजुअल एक्टिविटी अगर आप देखते हैं फैमिली के अंदर, तो आपको फौरी तौर पर उस हवाले से जो है ना डॉक्टर के साथ मशवरा करना चाहिए, इस तरह की बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। डॉक्टर साहब, हमारे जो कॉलर्स हैं उनके सवालात के आपने जवाब दिए, तो मैं उसी तरफ फिर जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक तो नहीं कह सकते लेकिन ऐसी जो चीज़ मेरे जहन में आई थी कि जो यंग जनरेशन है वो मतलब हेल्थी और एक एक्टिव लाइफ किस तरह से गुजार सकती है, कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो उनको अपने जहन में रखनी चाहिए ताकि वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकें। ज़ाहिर है ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन आप अपनी सेहत, तंदरुस्ती, वो कहते हैं कि हज़ार नेमत है, तो और ये वाक़तन ठीक है कि जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप दुनिया जहान के काम कर सकते हैं। आपकी सेहत अच्छी नहीं तो आप अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। तो एडल्ट के साथ साथ जो नौजवान नस्ल है उनको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और कौन सी चीज़ें जो हैं अपने लाइफस्टाइल के अंदर अपनानी चाहिए ताकि वो बेहतर सेहतमंदाना ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, सेहत, हमारा तो बिलीव है कि ऊपर वाला आपको सारी चीज़ों को मैनेज करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंसान के अपने हाथ में भी होती हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई शख्स अगर उसको पता है कि ये जहर है, वो जहर पीता है, वो मर जाता है, तो वो अपने हाथ से अपनी जान ले रहा है। इसी का मैं इस एक्सट्रीम एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें समझ में आ सके बात। इसी तरह खाना, जो हम खाना खाते हैं, ज़ाहिर है उसके असरात हमारे जिस्म में होते हैं। तो अगर हमें पता है कि खाने अनहेल्दी है या खाने में प्रॉब्लम है या कोई शख्स अल्कोहल पीता है या कॉन्स्टेंट सिगरेट पीता है या उसके जो भी हालात हैं, तो यकीनन मेजॉरिटी ऑफ लोगों को उसके ख़राब ही असरात होते हैं लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। तो ज़ाहिर है एक तो सबसे पहली बात ये कि अपने आप से ऑनेस्ट रहें और कोई भी इस तरह की जो आदत है उसको लुक इनटू इट, ट्राई टू स्टॉप इट और रिड्यूस इट और सीक हेल्प फॉर इट, नंबर 1। राइट। नंबर 2 और नंबर 3 जो सजेशन हैं वो आपने अपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और फिर इसी की तरफ दोबारा आएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, Yeah, I'm thinking regarding of my mom. Like you know, she just eats a little bit, but then she gets really breathless, and she like her stomach's full. Okay. How old is she? She's about 77. Has she had any tests done? Yeah, she has got stomach problem as well. You see. So she had a camera check done? Yeah. Lining is weak inside, and so is she taking any tablets for that? yeah, Lansoprazole. Okay, when was the last test was done? Just that's like 2 years ago. 1 month ago or 2 months ago, something like that. Yeah. 2 months ago she had a camera check done. Yeah. Okay, and have they given tablets to her, omeprazole, lansoprazole, you said? Yeah, Lansoprazole. Yeah. Okay, fine. I think And Gaviscon. if the camera check is done and if they diagnose gastritis, I think what you're saying, then lansoprazole in the long run will be the tablet she has to take, along with certain foods she need to avoid, which I just said earlier. Have smaller meals rather than 2 or 3 big meals, and also to avoid any citrus fruits and anything which can trigger these things like greasy food, takeaways, and all those things. Also, take these tablets 40 or 50 minutes before meal to get the best effect. Okay? Yeah, and because like she's on a water tablet because her kidney's not that perfect as well, you see. But that can be a separate. That can be a separate issue, actually. It's a separate stuff then, because I thought that perhaps the water must have been
water might be getting inside the body or something. That's why it's triggering off. No, it's Can you nothing. get breathless with that? No. That could be a totally separate issue. That if she's on water tablet, she may be suffering from other problems. Does she get ankle swelling or anything? Yes, she does. Yeah. Yeah, so she need to be checked for heart failure and stuff. Please speak to your doctor and get it checked. Okay. Yeah, we've checked that. They said recently they checked that as well, you see, and they said the heart is fine. Heart is fine. She had an echocardiogram and everything. Yeah, echoed. Yes, she did. So that's fine then. I mean, but I don't know why they have given you the water tablet then, because they're normally given for edema due to the fluid accumulation in the peripheries, which is the most common cause is either the kidney issues or your heart. So if both are fine, they give it for kidneys, you see, because the kidneys not functioning properly. I'm really sorry, but I can't tell you whether this breathlessness. I mean, she definitely need to discuss with the doctor about it, because I mean, I can only advise you to investigate and everything, but I don't know what kind of answer you're looking for. But I think you need to speak to your GP about this breathlessness issue. If she's still getting it, get her lungs checked, get her heart checked. These are the few things which causes basically breathlessness. So with the kidney problems, if it's progressive, then it can also cause breathlessness because of the anemia and stuff. So speak to your doctor. Maybe she needs a referral to kidney specialist and stuff. Okay. Yeah, that's fine. Yeah, okay. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आपने देखिए इसके अंदर भी वो थोड़ा सा क्वेश्चन मौजूद था जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हेल्थी लाइफस्टाइल, उसमें आपने एक चीज़ बताई और आप दूसरी, तीसरी और चौथी भी बताने लगे थे। तो प्लीज़ आप हमारे नाजरीन को बताइए कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं या मामला। हम वज़न की हमेशा बात करते हैं। हाँ, आपने पुट ऑन कर लिया और किसी रमज़ान में क्या पकौड़े खाए खूब आपने जगह, वो कहते हैं अफ्तारियां हो रही पकौड़े हैं और समोसे आपने खूब बढ़ाए हो रही हैं, अफ्तारियां हो रही हैं। अब मैं दूसरों को बताता हूँ हमारा एंकर खुद खा रहा है मैं क्या करूँ। अब मुझे जो है ना वो कम करना पड़ेगा, नहीं करता हूँ जो के साइड। लेकिन आई थिंक हमें खाने पीने में, जो जैसे मैंने आपको कहा, खाने पीने में हमें जो है एहतियात की ज़रूरत है। देखिए, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग कोई रोबोट तो है नहीं। वी एंजॉय आवर फूड एज वेल, आवर कम्युनिटी एंड एशियन पीपल। तो आई थिंक मैं इस पे हमेशा कहता हूँ खा लें, लेकिन इतदाल से खाएं, कम खाएं। अगर आप कोई 10 समोसे खाता तो भाई 2 खा लो, तो मे भी आपको कह रहा हूँ। सो आई थिंक डॉक्टर साहब, इसके साथ फूड के साथ एक चीज़ आप बताएं कि चलें किसी को बड़ा शौक है मटन कढ़ाई खाने का, तो अगर वो खा लेता है तो वो उसको किस तरह से उसकी कैलोरीज जो है ना वो जो उसने पूरा किया है, तो एक्सरसाइज कितनी फिर उसमें एक्सरसाइज से बड़ी चीज़ मैं बोलता हूँ पोर्शन क्या है। अच्छा, देखिए ना, पोर्शन क्या खा रहा है, वो जब सामने पड़ी होती है तो पोर्शन तो फिर मैटर नहीं करता। मटन कढ़ाई खाना मैं समझता हूँ कि देखें, आई थिंक पोर्शन का ख्याल रखें, कम पोर्शन खाएंगे। वो तो आप भी आपने अपने कॉलर्स को बताया जो कि भाई ज़्यादा आप मतलब 4 दफ़ा खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा खा लें, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो स्टमक का भी, जिनको अगर ख़ास की जो ब्लोटेडनेस वगैरह का या स्टमक का प्रॉब्लम, उनके लिए बेहतर रहता है, खाना रहता है पेट में। और इसके अलावा जो है जो आपकी कैलोरीज काउंट है वो भी कम हो जाता है। आई थिंक हैबिट की बात है, देयर इज़ नो फार्मूला फॉर इट। आहिस्ते आहिस्ते कोशिश करें। कोई शख्स भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आई थिंक कोशिश करें कि छोटी छोटी चेंजेस लाएं पॉजिटिवली, और डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योर सेल्फ एज वेल। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई कहता है मैंने 10 किलो जो ना वज़न 1 महीने में लूज़ कर देना है, और वो जब नहीं करता तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है, डिसहार्ट हो जाता है, वो काम जो सही कर रहा होता है उसको भी छोड़ देता है। डोंट डू दैट, हैव अ tiny targets and consistently follow that rather than have a big targets and हर कोई नहीं अचीव कर पाता बड़े टारगेट। वो सेहत के हवाले से भी मुझे जो लगता है, आप तो ज़ाहिर डॉक्टर हैं, आप बता देंगे हमारे नाज़रीन को कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती कि फॉर एग्जांपल आप रेगुलर बेसिस के ऊपर रोटी खा रहे हैं, सालन आप खा रहे हैं रूटीन का, और आप यकदम उसको छोड़कर तो आप उसको मिल्क के ऊपर आ जाएं या फ्रूट के ऊपर आ जाएं। तो अगर आप ग्रेजुअली आएंगे तो दैट इज़ आई थिंक गुड थिंग, इंस्टेड ऑफ आप यकदम जो है ना उसको छोड़ दें, तो वो आपकी बॉडी को भी मेरा हेल्थ में इफेक्ट करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा रिजवान। और देखिए ना, ड्रास्टिक चेंजेस हो सकता है कुछ लोगों में काम करती हो, लेकिन ज़्यादातर में नहीं करती। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा विल पावर चाहिए आपको इसके लिए। और मैं समझता हूँ इंसान को अपने से आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी शख्स इतना ताकतवर नहीं होता। आई थिंक स्मॉल टारगेट्स, स्मॉल चेंजेस एंड मिसाल के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि जब आप कोई खाना खा रहे हैं तो आपको ये आदत है कि आप उसके साथ चाय पीते हैं या इस तरह की कोई ड्रिंक लेते हैं, तो आप इनिशियल जो है ड्रिंक को छोड़ दें, या जो चाय आप पी रहे हैं तो उसमें से शुगर का खात्मा कर दें। नेक्स्ट वीक रोटी का, जैसे आजकल हमारे यहाँ जिससे भी पेशेंट पूछो, बोलता है मैंने पराठे खाए 2 और मैंने 4 रोटियाँ खाई। तो सिंपल चीज़ ये है कि 2 की जगह 1 पराठा खा लें, कर लो, और फिर उसको ग्रेजुअली जो है ना उसको आप खुश्क रोटी पे आ जाएं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल, पहले 2 से 1 पे तो आए,
हाँ वही बात, यानी ये डॉक्टर साहब असल में बात ये है कि अगर आप 2 को यकदम छोड़ देते हैं तो फिर वो 3 दिन तो आप छोड़ देंगे, चौथे दिन फिर आपका दिल करेगा चले तो आप डेढ़ उसको- कर लें। हाँ पहले डेढ़ फिर दो, डेढ़ एक। पे मतलब मैं कहने का मतलब यही है कि वो जो नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। चेंजिंग की आई बात थिंक कर आई रहे थिंक हैं, आई थिंक आई थिंक यू राइट, वो आई थिंक यू प्रॉब्लम करती है बिल्कुल सही बात। मोस्टली। जो भी द पॉइंट है, कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। हाँ एक एडवाइस है कि देखें ग्रेजुअल करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें ताकि वो उनको, तो आपको भारी भी ना पड़े और आप डिसअपॉइंट भी ना हो, और डिसहार्टेड भी इसके ना हो। अलावा उसको डॉक्टर साहब carry एक on करते दूसरा हमारे मैंने यहाँ देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम जो नियरेस्ट जिम वगैरह है उसको ज्वाइन कर लें, खाते पीते भी रहते हैं और फिर कहते हैं वहाँ पर जाकर एक्टिविटी कर लें। तो मेरे ख्याल में यहाँ यूके के अंदर, लंदन के अंदर या बाकी शहरों में भी बहुत सारी जो रेजिडेंशियल जगहें हैं उनके आसपास में कोई ना कोई छोटी पार्क ज़रूर होती है। तो अगर वहाँ पर वो डेली बेसिस के ऊपर जिस तरह आप कह रहे हैं कि ग्रेजुअली चीज़ करें, तो बजाय इसके यकदम जंप करने के आप एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, तो आप डेली 10 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट की वॉक की तरफ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगी। हैं। बेशक, एब्सोल्युटली, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप एब्सोल्युटली छोटे मोटे जो भी एक्टिविटीज़ हैं करें तो सही, कुछ तो करें। सही है। अच्छा जब डॉक्टर साहब हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, तो हम अभी आपने बात की कि हेल्थी लाइफस्टाइल में हम वेट को बड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है, और उसमें खुराक का भी है सारा अमल दखल। तो ये जो एक्सरसाइज और खुराक है, ये 2 जो एलिमेंट हैं, अगर हम इनको डिस्कस करें तो कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? मतलब एक बंदा है वो कहता है कि मैंने दबा के खाना है और दबा के एक्सरसाइज करनी है, एक बंदा कहता है कि जी मैंने जो है ना मुनासिब सा खाना है, मुनासिब से एक्सरसाइज करनी है, और एक बंदा कहता है ना मैंने खाना है ना मैंने एक्सरसाइज करनी है। तो इसको किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है? अच्छा, ये अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली लोगों के जहन में होता है ये सवाल, यू राइट, समटाइम दे आस्क समटाइम दे डोंट, बट मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्योंकि देखिए हमारा काम है मैसेज देना लोगों को, ज़ाहिर है हमारा प्रोग्राम तो मैं दोनों को ही बोलूँगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, हमारे एशियंस में स्पेशली हमारी खुराक और पोर्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फिर इनकरेज भी किया जाता है। हाँ। अगर हम गेस्ट भी गए हों तो भी इनकरेज किया जाता है कि और खाएं। बिल्कुल, और कल्चरल है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि इवन एक्सरसाइज जो कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ 1 घंटा फिर भी वजन नहीं कम हुआ, तो अब उनसे जब फिर डिटेल आप लें हिस्ट्री के भाई आखिर खा क्या रहे हैं, खाने में कुछ किया, कहते नहीं खाना तो वैसे ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो जाहिर है जब भाई कैलोरीज ज़्यादा हैं उसको लूज़ करने दोनों एवेन्यूज़ पे जाना पड़ेगा। खाना भी थोड़ा कम करें ताकि कम बर्न आउट करना पड़े ना। एक्सरसाइज में क्या करते हैं, बर्न आउट करते हैं, तो फ़र्ज़ कीजिए अगर आप कम लेंगे तो कम बर्न आउट करना पड़ेगा, सीधा सा मैथ्स है। सो आई थिंक लोगों को थोड़ा सा इस तरह सोचना चाहिए कि कम खाना खा लें भले, लेकिन एक्सरसाइज फिर उसमें ज़्यादा इफेक्टिव करामद होगी। ज़्यादा खा लिया एक्सरसाइज, आप 1 घंटा एक्सरसाइज करना आसान तो नहीं है किसी के लिए भी, ज़ाहिर है, और फिर आपने अगर उसको रेगुलर बेसिस पे करना है तो फिर आपको उसके लिए भी वक्त और खास के जब आपकी एज होती है, प्रॉब्लम है, जॉइंट्स प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, यू कांट डू, आई मीन इन सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक एज वेल। तो आप किनसे बात कर रहे हैं तो आप करें, जो भी आप कर सकते हैं करें, लेकिन उसके साथ साथ पोर्शंस को भी कट डाउन करें। सही है, इस तो ताकि वो आपको कम बर्नआउट भी करना पड़े और रिजल्ट भी बेहतर आते हैं। सबसे बड़ा जो मसला हमारे यहाँ जो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रोग्राम से, डायबिटीज़ का एशियंस में बहुत ज़्यादा। एक तो वैसे ही हम जेनेटिकली प्रिडिस्पोज हैं इसके लिए, ऊपर से अगर वेट हमारा ज़्यादा है तो आप और ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम वो तो हो उसके लिए हमें लोगों को सोचना चाहिए कि आई थिंक हर एशियन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और डिफरेंट कंट्री से जो है उनको हर एक कोई एक्सपोज है फॉर डायबिटीज़, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज। अच्छा, डायबिटीज़ में अक्सर जो क्वेश्चन किया जाता है कि मिसाल के तौर पर कोई फ़र्द यहाँ पर है और उसकी फैमिली जो है वो बैक होम में, तो वो कहते हैं जी कि आपकी फैमिली में भी किसी का है, तो अगर वो किस तरह से डॉक्टर साहब कनेक्ट होता है? आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है इसको आंसर करने के लिए। इसमें मैं एशियंस में तो मैं इसको बॉदर ही नहीं करता अच्छा, कि फैमिली में था या नहीं था। एक जनरली एक कंसेंसस ये है कि एशियंस में ज़्यादा होता है, तो अब उसको पता है नहीं पता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस एक्चुअली। राइट। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन को उनके सवालात के जवाब दिए। इंशाल्लाह हम जो है अगले हफ्ते फिर आपसे मुस्तफ़ीद होंगे। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि सेहत है ज़िंदगी प्रोग्राम का जो अगला प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह अगले संडे को शाम 6 बजे लाइव नशर किया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि हमारा ये प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर रिपीट भी होता है, और इस्लाम चैनल के उर्दू पर रिपीट होता है, यूट्यूब पे पड़ा होता है, और फेसबुक
पेज जो है वहाँ पर भी ये प्रोग्राम होता है। और आप, मुझे अंदाज़ा है, डॉक्टर साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है कि बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे होते हैं कि जिनको सवालात जो मुख्तलिफ दूसरे लोग कर रहे होते हैं उसके अंदर उनको उनके जवाबात मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी सवाल का आंसर ना मिले, आप कोई बात पूछना चाहें, तो आप हमें इस्लाम चैनल उर्दू का जो फेसबुक का पेज है, जो यूट्यूब का पेज है, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन जो है छोड़ सकते हैं। और इंशाल्लाह जब हम अगले संडे को शाम 6 बजे आएंगे बराह रास्त, तो आप फ़ोन करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा आगाही का प्रोग्राम है। आप का तावन और फीडबैक जो है इसे मज़ीद बेहतर बनाएगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।